श्री जोगेश्वर गर्ग। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मांग संख्या 29 पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में पहली नगर पालिका बनी थी माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। एकमात्र पर्वतीय स्थल है हमारे पास, पर्यटन का बड़ा केंद्र है वो। और 31 साल से मैं भी देख रहा हूँ, पड़ोस के ज़िले से आता हूँ और उस क्षेत्र से एक बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला तो माउंट आबू से जुड़ने का काफ़ी अवसर मिले मुझे। मैं देख रहा हूँ कि सरकार सबसे अधिक कंफ्यूज यदि रहती है तो माउंट आबू को लेकर रहती है। नियम बनाना, बदलना, माउंट आबू को समझ पाना हर सरकार के लिए मुश्किल काम रहता है। और वहाँ की जनता कुछ मांग रही होती है, पर्यटक कुछ मांग रहे होते हैं और हम कुछ और दे रहे होते हैं। वहाँ के सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ की रहती है निर्माण कार्यों को लेकर, रिपेयरिंग के कामों को लेकर। जिंदगियाँ पीढ़ियाँ बीत जाती है और उनके छत के ऊपर जो छप्पर लगा हुआ है, टीन शेड लगा हुआ है, वो बदल के वो आरसीसी की छत नहीं डाल पाते। पीढ़ियाँ गुजर जाती है साधारण लोगों को, आम आदमी को, और बड़े बड़े हवेलियाँ बन जाती है, बड़े बड़े होटलें बन जाती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। कितनी इंपॉर्टेंस हम माउंट आबू को दे रहे हैं ये इससे प्रूव होता है कि आबू विकास समिति जो हमने गठित कर रखी है, उस विकास समिति की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं इसलिए कि उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। दुर्भाग्य से सालों तक उस समिति की मीटिंग नहीं होती। अब भी आपकी सरकार को 2.5 साल होने जा रहे हैं, एक भी मीटिंग नहीं हुई। और कभी याद आती है 5 साल में एक आध मीटिंग कोई मुख्यमंत्री कर भी लेता है तो वो जयपुर में होती है, माउंट आबू में नहीं होती। तो इस तरह से जो माउंट आबू के प्रति जो सबसे अधिक उपेक्षा जिसकी हुई है, वो मैं कहना चाहूँगा कि माउंट आबू को हुई है। बहुत सारी वहाँ के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे काम हैं वहाँ के जिन पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को, पर नहीं देते हैं। माउंट आबू को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षित करने का केंद्र बनाने के बजाय हम उसको पर्यटकों को लूटने का केंद्र बनाते जा रहे हैं। चुंगी नाके पे उनके स्वच्छता के नाम पे उनसे चार्ज लिया जाता है, फिर सनसेट पॉइंट पे जाते तो और चार्ज लिया जाता है, और किसी पॉइंट पे जाओ तो वहाँ छलगढ़ की तरफ जाओ तो वहाँ और चार्ज लिया जाता है। और मेरी जानकारी में आया है कि वन विभाग नीचे तलहटी पे एक नाका और लगाने जा रहा है, तो वन विभाग के अंदर से गाड़ियाँ जब गुजरेगी उनका चार्ज और लगेगा। मतलब पर्यटक वहाँ जो आए तो पूरा उसको निचोड़ ले हम और दोबारा वो आने का नाम नहीं ले, इस तरह की हम वहाँ समस्या पैदा करते जा रहे हैं। पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। एक जो नक्की है उससे पूरा नहीं पड़ता है, एक दूसरा डैम हमने बना रखा है वो अंदर से लीक है और उसके कारण ज़्यादा पानी उसमें रुकता नहीं है। और इसलिए साल गांव में एक और बांध बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनी, डीपीआर बन गई। डीपीआर में उसका फिगर आया था लगभग 250 करोड़ का। वो डीपीआर सरकार बदल गई, वो ठंडे बस्ते में पड़ी है, उस पर ध्यान देने का हमको फुर्सत नहीं है। तो ये एक तरह से इस सरकार के कार्यशैली जो आबू पर्वत के प्रति है, उस पर मैं विशेष रूप से इस आपके माध्यम से सभापति महोदय ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस समय वहाँ के चेयरमैन जो भी हैं उनके ऑडियो वायरल हुए हैं, पैसे मांग रहे हैं। वो फाइल क्यों नहीं निकल रही है चेयरमैन साहब मेरी? और फाइल तो तब निकली जब उसके पीछे वाइल होगा। ये ऑडियो वायरल हुआ है और हम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आबू पर्वत पर विशेष हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी चर्चा कर रहे थे नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले ज़मीन के बंदोबस्त की। मैंने पिछले बजट सत्र में, गई साल के बजट सत्र में एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न सदन में आ गया और मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया और इतना लाइट वे में और इतना मजाक वे में उसको लेके जवाब दिया था। मेरा प्रश्न ये था सभापति महोदय कि जैसे हम पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की, वन क्षेत्र की, पर्वतीय क्षेत्र की हर ज़मीन को 1-1 इंच हमने नाप रखा है। सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने उसके नाप करके नक्शे बना रखे हैं। ये ज़मीन वन विभाग की है, ये ज़मीन सिवाय चक है, ये गैर मुमकिन नदी है, ये गैर मुमकिन नाला है, ये गैर मुमकिन तालाब है, सारा हमने कर रखा है। इतने लंबे चौड़े राजस्थान को जब हमने नाप लिया तो नगर पालिकाओं को हम क्यों नहीं नाप सकते?
हम नगर पालिकाओं को नापे और उसकी एक एक जमीन का यदि हिसाब निकालेंगे, मेरा दावा है करोड़ों रुपए की जमीनें ऐसी निकलेगी नगर पालिकाओं के अंदर से, नगर निगमों के अंदर से, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका मालिक नगर निगम है, नगर पालिका है। वो उसको यदि अपन उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग उसमें निकाल सकते हैं, बहुत पैसा भी आमदनी बढ़ सकती है निकायों की, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने प्रश्न लगा के ध्यान दिलाने की कोशिश की तो उसको बहुत मजाक में उड़ा के मंत्री जी ने उसको टाल दिया उस प्रश्न को। लेकिन मैं फिर आज इस मौके पे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाइए। नगर पालिका क्षेत्र में जितनी ज़मीनें हैं उनकी चिंता करिए, और जो लावारिश है, जो सरकारी है, उनको, जो नगर निगम की या पालिका की ज़मीन है, उन पर कोई कब्जा नहीं कर ले और उसका ठीक उपयोग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। मैं जालोर की बात करना चाह रहा हूँ। जालोर का सीवरेज प्लांट सेकंड फेज प्रस्तावित है। 1 साल पहले उसकी डीपीआर बन गई, लगभग 165 करोड़ के आसपास की डीपीआर बनी है। 1 वर्ष हो गया जालोर के बोर्ड ने वो पास करके जब राजस्थान को भेज दिया, सरकार को भेज दिया। सरकार को उसे भारत सरकार को भेजना है, 1 वर्ष से पेंडिंग पड़ा है। भारत सरकार को फॉरवर्ड करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, लेकिन 1 साल से लेकर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ बीजेपी का बोर्ड बन गया तो बन गया, जनता ने बनाया, उसके लिए आप जनता शहर को सजा देंगे क्या? फिर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अब विकास की बातें जब आप कर रहे हैं, बजट में जो घोषणाएं कर रहे हैं, ढेर सारी घोषणाएं कर रहे हैं, अब जालोर के लिए इच्छा तो होती है, धन्यवाद दूं कि जालोर में आपने एक टाउन हॉल की घोषणा की है, देना चाहिए। मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जब धन्यवाद देते देते मैं इसलिए अटक जाता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, लावटी जी जब बोल रहे थे वो बता रहे थे जोधपुर शहर में एक बड़े टाउन हॉल के लिए कोई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कोई पिछले बजट में, उसकी अभी तक डीपीआर नहीं बनी। तो मैं जालोर वाले क्या आश करें? जोधपुर का काम ही अटका पड़ा है, बजट घोषणा साल 1.5 साल में पूरी नहीं हो रही है, तो हम इस बजट घोषणा को लेकर कोई बहुत अधिक उत्साहित नहीं है। जिस दिन काम शुरू होगा, आप भूमि पूजन करने आएंगे, उस दिन मानूंगा कि वो काम वास्तव में हो रहा है, वरना ये हवाई घोषणा बन कर रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सभापति महोदय, आम नागरिकों की एक समस्या मैं आपके माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ। बिजली और पानी के कनेक्शन देने के लिए जो डिमांड क्रिएट करने के जो नियम इस समय लागू है, बहुत ख़तरनाक नियम है। आम गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लॉट की कीमत से ज़्यादा बिजली के कनेक्शन की डिमांड आ रही है, पानी के कनेक्शन की डिमांड आ रही है। पूरी कॉलोनी का सारा कैलकुलेशन एक साथ करके फिर उस एक एक प्लॉट से वसूल किया जा रहा है। जब तक आधे मकान नहीं बन जाए, आधे बन जाएंगे उसके बाद वालों को फ्री में मिलने लग जाएगा या नॉमिनल कॉस्ट में मिलने लग जाए। उसके कारण से गरीब आदमियों को बहुत अधिक तकलीफ आ रही है। बड़े बड़े वो डिमांड नोट्स आ रहे हैं जो उस प्लॉट की कीमत से भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। पत्रकारों को बहुत कुछ देने की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, सब जगह की है। जालोर में भी पत्रकारों को भूखंड आवंटित हो रखे हैं, कब्जे नहीं मिल रहे हैं, कोई टेक्निकल छोटी मोटी अड़चन है, उसको निपटाने की आवश्यकता है। और मैं विशेष करके निवेदन करना चाहूँगा, जो एक परंपरा है कांग्रेस की, अपने विरोधी जो जहाँ जीत गए हैं उनको परेशान करने की, उसका एक उदाहरण जालोर नगर पालिका है हमारी। 27 नवंबर 19 को बोर्ड का हमारा गठन हो गया, बीजेपी का बोर्ड बन गया रिपीटेडली, दूसरी बार आप नहीं जीत पाए, उसके लिए मैं कसूरवार नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद उसकी कमेटियों के गठन के लिए बोर्ड की मीटिंगें जब हमने करने की कोशिश की, सरकार ने रोड अटकाया। 25 फरवरी को मीटिंग तय हो गई, आहूत हो गई, आयुक्त को वहाँ से एपीओ कर दिया और दूसरे को चार्ज नहीं दिया। एसडीएम को चार्ज दिया, एसडीएम ने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन कब किया? जब मीटिंग का टाइम निकल गया, शाम को 5 बजे जाकर ज्वाइन करा, ताकि मीटिंग नहीं हो जाए, ताकि कमेटियाँ गठित नहीं हो जाए। ये आपका लोकतांत्रिक तरीका है। और उसके बाद दूसरी मीटिंग हमको आहूत करनी पड़ी 27 मार्च को। उस दिन अघोषित रूप से कमिश्नर को जयपुर बुला लिया, रियलबी में बुला के बैठा दिया और
बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लेटर के मीटिंग है इसलिए बुलाया। मैंने पता किया, मैं खुद अच्छे से मैंने पता किया, उस दिन कोई मीटिंग डीएलबी में नहीं थी। और जिस दिन कमेटियों के गठन के लिए हमने मीटिंग आहूत की थी जालौर में, उस दिन वहाँ से ईओ को हटा के उस मीटिंग को फेल किया और उसी दिन रात को बैठ के या डीएलबी में बैठ के वहाँ कमेटियों का गठन करके वहाँ भेज दिया गया, जिस पर हमको हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। स्टे इसीलिए मिला कि आपने गलत कार्रवाई की थी। और जो भेदभाव आप हमारे साथ कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। और वो केवल अकेला जालौर नहीं है, उसमें बहुत सारे, सिर्फ लास्ट पॉइंट ये, बहुत सारे उसमें ऐसे हैं नगरपालिका जिनकी यही स्थिति है, जो नगरपालिका को काम करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है। जालौर में 453 पद स्वीकृत है, उसमें से 218 खाली है, लगभग आधे। वरिष्ठ लिपिक 8 में से 8 खाली, कनिष्ठ लिपिक 16 में से 11 खाली, सहायक अभियंता 2 में से 2 खाली, कनिष्ठ अभियंता 4 में से 3 खाली, और राजस्व अधिकारी 1 पूरा खाली, राजस्व अधिकारी सेकंड 2 के 2 खाली, कर निर्धारक 2 के 2 खाली, राजस्व निरीक्षक 2 के 2 खाली। काम कौन करेगा, काम कैसे चलेगा, वहाँ का समझ में नहीं आ रहा है। तो इन पदों को भरने के बारे में भी कुछ चिंता करनी चाहिए। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जिस दिन चुंगी हमने बंद करी थी, चुंगी बंद करके हमने चुंगी के बराबर राशि सरकार आपको कंपनसेट करेगी, ये जब हमने नियम बनाया था। उसके बाद में कई सारे वेतन आयोग आ गए, डीए में बढ़ोतरियाँ हो गई, तो उस फॉर्मूले में भी हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जालौर नगर पालिका को 70 लाख रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए, सरकार उनको 40 लाख दे रही है। तो उस जैसे वेतन के फॉर्मूले में परिवर्तन होता है, वैसे उस कंपेंसेशन फॉर्मूले में भी परिवर्तन करते हुए हम नगर पालिकाओं को अधिक राशि आवंटित करने का प्रयास करें। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। श्री हरीश चंद्र मीणा।